अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम क्वेश्चन कर रहे थे कामयाब इंजीनियरिंग का, राइट। उसका भी हम सलूशन करते हैं और आपने मेरे साथ सलूशन जो है वो साथ साथ आपने वो करना भी है। स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मार्च 20 का गालबन ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर है जी हमारा 16A और उसका क्वेश्चन है 16.20 आई थिंक सो। एम आई राइट? ये क्वेश्चन कर दिया था हमने, मिस्टर ए वाला। ये था जी हम ये क्वेश्चन किताब से, वैसे आई कैप की वेबसाइट से भी बोल सकते हैं इसको बजाय। अ, मेरे पास इधर पड़ा होगा ये। सितंबर 21 का है ना। इसको ऑटम लिखते हैं, आई कैप इसको। ये देखिएगा ऑटम 21 कहाँ नजर आ रहा है ये। खालिद साहब की किताब का 16.20 है और आई कैप का जो है ये कौन सा है? ये और क्वेश्चन है, यही है ना अब्बास? यही नजर आ रही है मुझे। नाम चेंज किया, मिस्टर ए की बजाय यहाँ पर क्या है? अब्बास है। ले जी, इस क्वेश्चन को अभी हमने सुबह देखा था, इससे पहले। अभी हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारा क्या होगा कि हम 12.7 से यहाँ हम स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जो जो एडजस्टमेंट है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। आपने मेरे साथ साथ करना है इसको, जहाँ इशू हो मुझे दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको वो समझा दूंगा। अच्छा, लाजमी आपने मेरे साथ करना है। पहले इसका नाम है कामयाब इंजीनियरिंग। कामयाब एंटरप्राइजेज है, एंटरप्राइजेज। ठीक है जी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल फॉर द
टैक्स ईयर 2020, हम तो यही लिखेंगे ना, या हम जो लिखा है हम वही लिख देते हैं, 20x8। पहले आप लिखेंगे बिजनेस इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12.707 मिलियन। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं रुपीस लिख देता हूँ, यहाँ से अब हमारा काम शुरू होगा। सबसे पहले उसने हमें बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल में क्या चीज शामिल है। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड से क्या मुराद है कि प्रॉफिट में से ये चीज माइनस हुई है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड। ऐड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इसका हमने क्या करना है, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वो बनानी है, जिसकी कि हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हुए हैं। वर्किंग वन अभी बनाई थी ना पार्ट वन के अंदर। तो उसके अंदर हमारी जो इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस था, आई थिंक सो इट वाज 17,250 था, ऐसी था ना। आपकी किताब में डिफरेंट आंसर है, मेरा डिफरेंट है, उसकी वजह है। फिर यहाँ पर हमें एक ये जो मोटर व्हीकल थी, अब देखिएगा स्टूडेंट कंफ्यूज बात क्या होते हैं, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ दिस। ये जो बात उसने कर दी थी कि इस अमाउंट ने मेरे कॉस्ट ऑफ सेल को हिट किया हुआ है, अकाउंटेंट ने ये किया है, तो हमने अकाउंटेंट की क्या डाल दी पहले, रिवर्सल। ये जो आगे इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है ना, ये वाली जो होती है, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप देखें कि टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए था। ओके, तो आपने यहाँ पर टैक्स का ट्रीटमेंट निकालना होता है यहाँ से। जैसे उसने कहा जी, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ के इज फिक्स एसेट ऑन 1 जुलाई 20 वर एज फॉलोज। हम इसको फर्ज करें 5 कर लेते हैं, तो हमारा अगर टैक्स ईयर 2026 है, तो रिटर्न ऑन वैल्यू इसलिए दी जाती है कि ताकि आप उसकी डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें। तो प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर और मोटर व्हीकल जो है 80% बिजनेस में यूज हो रही है। कहता है जी अ न्यू प्लांट वाज परचेज एट 150, वो हमने यहाँ पर क्या करना था, ऐड करना था। उतरा हुआ था। अभी आवाज ठीक है, स्टूडेंट मुझे कोई कंप्लेन नहीं कर रही। ये वाला माइक, क्लास माइक, एम्पलीफायर वाला माइक, ये चाहिए आपको? नहीं, अभी तो जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी सुबह क्लास हुई थी, हमने 1 to 5 को था माइक। हाँ नहीं ठीक, थैंक यू। अगर आप चाहें तो फिर मैं बदल देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। ओके। ओके, इसकी जरूरत है डिप्रिसिएशन की दोबारा कैलकुलेट करने की? हो गई है। ओके, तो इसके अंदर हमने एक चीज ये थी, यहां पर हमें एक लॉस हुआ था 1 लाख रुपए का टैक्स लॉस। ये आप बता सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों उसने प्रोवाइड की थी, ये वाली कैरिंग वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल वाज इक्वल टू द सेल प्रोसीड। देखें आप अकाउंटिंग में भी तो गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं ना, वहां क्या लिखते हैं, सेल प्राइस माइनस रिटर्न ऑन वैल्यू, ये लिखते हैं ना WDV। तो WDV क्या होती है, कैरिंग वैल्यू। तो वो कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर उसकी सेल प्राइस और रिटर्न ऑन वैल्यू सेम थी, यानी इस लाइन का मतलब था कि अकाउंटेंट ने अपने प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया। अगर वो प्रॉफिट बुक करता तो मैं क्या करता, उसकी रिवर्सल डाल देता। WDV 750 होती है, WDV 750 होती है और गेन 850 होता है। 1 लाख हमारे पास अकाउंटिंग गेन होता तो उसको जो अकाउंटिंग गेन जो भी होता मैं उसकी रिवर्सल डाल देता। उसको माइनस कर। यहाँ तो ये जो लाइन है ये इंफॉर्मेशन बता रही है कि इस एसेट को बेचने की वजह से
अकाउंटेंट ने कोई भी गेन बुक नहीं किया क्योंकि इसकी सेल प्राइस और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू दोनों बराबर थी। सही है, इस लाइन का ये मतलब है, इसका लाइन का इम्पैक्ट था, ये फजूल लाइन नहीं थी। ये लाइन उसने इसलिए बताई थी कि उसमें नहीं है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि उसने हमें यहाँ कहाँ बताया कि कंप्यूटर के ऊपर आपने इनिशियल अलाउंस लेना है। नया है ना ये। जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होती है उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस मिलता है। तो इस 1.5 लाख के ऊपर हमने इनिशियल अलाउंस लेना था, ये उनका सवाल था। और कुछ चीज। अच्छा जी, अब हमने ये जो इसकी डिप्रिसिएशन है इसको तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो मैं लिखूंगा लेस टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल -100,000। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इस देखिएगा कि एग्जाम के अंदर आपने देखना है कि इसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है। इसको आप जहन में रखना है कि ऊपर आप एक ऐसी चीज छोड़ के आए हो जिसको बाद में माइनस करना है। एन अमाउंट पेड 40,000, इसको क्या करना था हमने, एड बैक, एड सैलरी पेड इन कैश। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, admin expenditure on in-house scientific research related to KE's business. It includes 880 paid to scientists material of this used in research, 700 paid to a company in China for sporting। देखिए मेरे मुताबिक ये वाला जो 7 लाख रुपए है ना, ये डिसअलाउ होना चाहिए। कहता है एडमिन एक्सपेंसेस में ये चीजें शामिल हैं, ये भी ठीक शामिल है, ये भी ठीक शामिल है। टैक्स के मुताबिक ये गलत है। अच्छा, नीचे जो कह रहा है दिस एक्सपेंडिचर वाज नॉट रिकॉर्डेड एज एन इनटेंजिबल एसेट, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर होते हैं, लॉ उसे हमें नहीं कहता कि अमोर्टाइज करो। सेक्शन 26 पढ़ा ना हमने, तो वो क्या कहता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो पाकिस्तान में कंडक्ट किए जाएंगे वो आपका एक्सपेंस है। तो उसने आपको कंफ्यूज कर दिया 24 के साथ, 24 के साथ, कि ये इनटेंजिबल होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट गलती से क्या करें, इसको सारे को एड बैक कर दें। तो हम यहां पर क्या एड बैक करेंगे, सिर्फ 7 लाख रुपया एड रिसर्च कंडक्टेड इन चाइना। अच्छा, एक और अजम्पशन भी ली जा सकती है कि ये रिसर्च पाकिस्तान में हुई है, क्योंकि लॉ ने पेमेंट की नहीं बात की हुई। लॉ ने कहा है रिसर्च कंडक्टेड इन पाकिस्तान, तो रिसर्च पाकिस्तान में ही हुई है। तो हम फिर यहां लिखेंगे रिसर्च कंडक्टेड इन पाकिस्तान। सेक्शन याद हो तो 26 लिख दे, तो यहां डैश कर दें कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये रिसर्च पाकिस्तान में ही कंडक्ट हुई है, लिहाजा सारे के सारे एक्सपेंस अलाउ होने चाहिए। तो अकाउंटेंट ने ठीक किया है, टैक्स में भी यही ट्रीटमेंट होता है। अगर अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट ठीक किया है और टैक्स का भी वही है, तो फिर हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। आप मेरे से पूछ ले, मेरे से पूछ ले, आपने फीस दी हुई, क्या सवाल है आपका? क्या कोई और बात पूछी जो मेरे से नहीं पूछ सकते? हम्म। जी। ओके। अच्छा जी, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था 650 का, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर या परचेज ऑफ प्लॉट, परचेज ऑफ प्लॉट कितने का है? आपको अब तो नहीं कंफ्यूजन हो रही प्लस माइनस करने में? ये भी हो गया, ये भी हो गया। जिसमें कुछ चीज आएगी तो मैं यहां मार्क करूंगा कि इसका मैंने आगे ट्रीटमेंट लेना है। परचेज ऑफ गॉट, बकरे खरीद ले जी उसने, ऐड परचेज ऑफ। अगर वो ये गॉट फैक्ट्री में खरीद के जिबा करके इनको खिला देता है एम्प्लॉयज को, फिर ठीक।
तो ये कि उनकी शादी ब्याह पे जाना और उनके जनाब वहां पर ये काम करना, ये लॉ में जिसकी इजाजत नहीं है। डोनेशन, डोनेशन कहते हैं जी 10 लाख रुपए की दी है, डोनेशन को भी ऐड कर दें। हाँ, इसके अंदर हमें जो क्रेडिट मिलना है वो हम इसको लिख देंगे, टैक्स क्रेडिट इसका कैलकुलेट कर रहा है। यानी ये लाइन में से एक चीज तो हमने कर ली, लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा। यहां स्टूडेंट ने पूछा कि अगर इसमें सिर्फ 40% एडमिजिबल होती, तो भाई यहां तो आप ऐड करें ना इसको, पहले रिवर्सल जो अकाउंटेंट ने किया पहले उसकी रिवर्सल डालें, टैक्स में जाके देखेंगे कि कितने परसेंट हमें टैक्स क्रेडिट मिलना है। आप अभी तक देखें, मेरा एक पैटर्न है, जो चीज गलत होती है पहले मैं उसकी रिवर्सल डालता हूँ, वो सही है या गलत है पहले उसकी रिवर्सल डालें। उसने अपने हेड में जाके क्या होना है वो वहां जाके देखेंगे। नहीं, परचेज ऑफ गॉड जो है ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, सेक्शन 20 की वायोलेशन है, ये बिजनेस पर्पज के लिए नहीं। पर्सनल भी नहीं कह सकते क्योंकि एम्प्लॉयज के लिए है। तो सेक्शन 20 कहता है ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंडिचर है। एड इंश्योरेंस। अच्छा, अगर यहां ये एम्प्लॉय की लिख देता फिर जायज थी, फिर ये ठीक थी। देखिए, अगर एग्जाम में यहाँ माइनस भी हो, जैसे प्रेम जी के क्वेश्चन में था, तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे, बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही चलनी है, यहाँ नीचे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी हो गई। अदर इनकम, इसकी भी मैं डालू, अदर इनकम ऑफ 750 रिसीव फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसको भी ऐड हुआ है ना, तो इसको लेस कर देंगे, लेस टैक्स रिफंड 720। अब यहां मैं लिख लूंगा पेपर में कि यहां पर मेरे पास 80,000 जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना है। ये जब आप एग्जाम में काम कर रहे होंगे तो साथ 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 लिख रहे होंगे कि इसका मैंने आगे ट्रीटमेंट लेना है। कैपिटल गेन आ गया जी, इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, और यहां पर क्या जनरेट होगा, कैपिटल गेन्स। लेस कर देंगे कैपिटल गेन्स, कितना था 430 प्लस 250, ठीक 680। फाइन। अच्छा, ये अमाउंट तो ठीक थी, मैंने ऐड बैक क्यों लेस क्यों किया है। हेड और है ये अमाउंट ठीक, लेकिन किसी और हेड में ये आ गया जी आपका। इसको हम डबल लाइन से क्लोज करें। अब अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते तो मैं यहां से एडजस्ट करता, वो तो है नहीं। टैक्स रिफंड जो है वो लेस हो सकते हैं। और सुनाए। हाँ, टैक्स रिफंड ये लेस होना था। अब इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं कोई, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है ना। तो अब क्या लेस करेंगे, तरतीब पूरी सीखें। हाँ, डिप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस, लेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहां पर क्या है, इनिशियल अलाउंस है, तो यहां पर हम वर्किंग 1 का रेफरेंस देंगे और लेस कर देंगे 17,250। ये डिप्रिसिएशन वो छोड़ दें,
वर्किंग वन जो है जी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, प्लांट था, प्लांट, कंप्यूटर्स और व्हीकल। देखिए मेरा मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो असूलन गलत है, लेकिन मैं सादगी के लिए थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा हूँ। वो जो व्हीकल है ना, गाड़ी जो नीचे दी हुई है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसमें शामिल नहीं है, हालांकि वो होनी चाहिए। हालांकि वो, अगर आप कहते हो तो मैं उसको शामिल करके भी आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा जी, प्लांट की ओपनिंग वैल्यू बताइएगा कितनी थी? 6,860,000। कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, हाँ? अच्छा, इसमें कोई एडिशन हुई है? सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन डिलीशन करते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर आया है, सही है? कोई डिलीशन हुई है? कोई डिलीशन? अच्छा, यहाँ पर उसने, खालिद साहब ने जो जम्पशन ली है ना, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ली है कि ये जो अ, गाड़ी है ना, 10 लाख की, ये ओपनिंग में मौजूद थी। ये ओपनिंग में क्या थी, मौजूद थी। अगर आप ओपनिंग में वैसे देखिएगा, मैंने पिछले साल एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की, तो आपने उसकी पिछले साल डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी? 15% ना, -150। तो इस साल उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी होगी? 850। खालिद साहब ने इसको माइनस किया हुआ है कि ये जो व्हीकल है, जो ऊपर व्हीकल्स नजर, क्योंकि ऊपर लफ्ज है व्हीकल्स, तो खालिद साहब ने अज्यूम किया कि ये ऊपर व्हीकल्स में ये शामिल है, ये ऊपर शामिल है, क्योंकि बेची है उसने गाड़ी मई में जाके। वो बता रहा है मेरे पास बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस ये है। देखे ना, समझे जरा चीज को। हमने ये गाड़ी जो बेची है, वो बेची यहां पर जाके है, उसने हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए जिसमें व्हीकल का बैलेंस भी मौजूद है, जिसमें व्हीकल का बैलेंस भी मौजूद है। तो यहां पर अजम्पशन ये जो है खालिद साहब ने, वो खालिद साहब ठीक ले रहे हैं अजम्पशन। खालिद साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अजम्पशन ठीक ले रहे हैं कि ये इस वैल्यू के अंदर 8.5 लाख रुपया ये गाड़ी भी शामिल है। नहीं बेटा, जो रिटर्न ऑन वैल्यू, जो रिटर्न ऑन वैल्यू होती है ना बेटा, वो हमेशा परसेंटेज पे नहीं होती है बात यार। 80% बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। मैं उसकी, बेटा मुझे इसके अंदर अभी सिर्फ रिटर्न ऑन वैल्यू चाहिए। गाड़ी अगर पार्शियल यूज हो तो उसकी जो रिटर्न ऑन वैल्यू होती है वो हमेशा 100% चल रही होती है, ये बात ध्यान में रखिए। उसकी जब डिप्रिसिएशन लेता हूं तो वो परसेंटेज में होती है। मैंने आपको बताया था कि जब आप पार्शियल एसिड यूज करते हैं तो आप 3 कॉलम बनाते हैं। रिटर्न ऑन वैल्यू आप टोटल कर रहे होते हैं, उसको नहीं पोर्शन करते। उसके साथ एक और कॉलम बनाते हैं, पहला एसेट, दूसरा उसकी टोटल वैल्यू, फिर आप परसेंटेज बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चल रही होती है, उसकी परसेंटेज नहीं करेंगे। यानी ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि सर पिछले साल हमने इस डिप्रिसिएशन का 80% क्लेम किया होगा, ये बात ठीक है। कितना क्लेम किया होगा? 80%, ऐसे ही है। मैं उसी के तरीके से आपको करने आप करके सिखा रहा हूँ कि जैसे खालिद साहब ने किया, ताकि आपको सही चीज की समझ आ जाए। ओके, तो अब इसमें एडिशन और इसमें मैं डिलीशन भी कर देता हूँ। एडिशन ऑब्लिक डिलीशन में एक ही कॉलम में कर देता हूँ। तो व्हीकल कितनी होगी? -850 की, ऐसे ही है। प्लांट में तो कुछ भी नहीं हुआ, एम आई राइट? यस। तो अब मेरी एडजस्टेड वैल्यू क्या आ गई? फाइन, यहां तक सब पहुंच गए कि नहीं? किसी को अगर समझ आ गई है या लग समझ गई है? यहां तक हम पहुंच गए।
तो सबसे पहले ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी, उसमें एडिशन डिलीशन कर लिया हमने, वो करने के बाद हम यहां पर आ गए, ऐसे ही है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें सबसे पहले देखें इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे, लेस इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस इस वक्त हमारे पास ये पुराना प्लांट है, व्हीकल पे तो हम लेते नहीं है, हम अज्यूम करते हैं कि ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, ये नॉट अप्लाइंग फॉर, जब नॉट अप्लाइंग फॉर हायर लेते हैं तो दो काम करते हैं, उस पर इनिशियल अलाउंस भी नहीं लेते तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 7.5 लाख 7.5 मिलियन लेते हैं, सही है, ये दो काम करते हैं, ना इनिशियल अलाउंस लेते हैं और उसकी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू लेते हैं, ये दो काम करते हैं। अच्छा, अब इस पे कितना आ जाएगा, जो नई नया एसेट है उसका 25% इनिशियल अलाउंस आ गया, तो प्लांट कंप्यूटर की डिप्रिसिएबल वैल्यू कितनी आ गई, 920। ओके, इसमें कोई इनिशियल अलाउंस नहीं है, इसमें भी इनिशियल अलाउंस नहीं है, इसको बोलेंगे एज पर लॉ डिप्रिसिएबल वैल्यू। ये क्या होगी हमारी, अब इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। प्लांट की कितनी है, 15%, और कंप्यूटर की 30%, व्हीकल की भी 15%। लेकिन व्हीकल का क्या होगा कि हम इसका 80% लेंगे, क्योंकि 80% बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है ना। तो हमारी वैल्यूज ये आ गई, 1, 2, 3 और 4, ये वो वैल्यूज हैं जो मेरा साल का एक्सपेंस है, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, एक ये हो गई। अब मैं सही वाला काम कर रहा हूँ जो असूलन होना चाहिए, तो 1, 2 और 3, टोटल जो मेरी डिप्रिसिएशन आ रही है वो ये वाली आ रही। ओके, सही है, पहले देख लें जरा अभी। अब गेन के ऊपर आते हैं, किस असम्पशन के साथ कर रहा हूं, एडसल पार्शली यूज। गेन का क्या फार्मूला है देखिएगा, सेल प्राइस, पहले देखिएगा सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड, यही है ना फार्मूला। अब देखिएगा मैं यहां लिखता हूं सेल प्राइस, सेल प्राइस कितनी, सेल प्राइस है 7.5 लाख, ऐसे ही है, लेस इसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू वो कितनी है 850, और इसमें क्या करूंगा ऐड डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। वो कितनी डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं की थी ये देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 150 में से 120 मिली थी ना, तो कितनी नहीं मिली आपको 30, वो 30 ऐड कर दें, तो आपका ये आ रहा है 70,000 का नेट लॉस। ये आपकी मंशा के मुताबिक मैंने इसको कर दिया। अल्लाह, तसल्ली से करें, कोई मसला नहीं है, जहां नहीं समझ आ रही उसको समझे। इसका नाम मैं वर्किंग टू कर देता हूं समझने के लिए। अब हमारा यहाँ सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ -70,000 आएगा, और यहाँ जो हमारी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है वो ये वाली आएगी। अब इस तरह से फिर होगा क्वेश्चन, ये तो समझा कि नहीं। देखें, ये जैसे ही आप अपने दिमाग को समझिए, यार बड़ा औंतरा क्वेश्चन था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझे यार बड़ा जबरदस्त था, इसमें इसमें देखो
इसने 3 एसेट ओपनिंग बैलेंस भी दे दिए, नया खरीद भी लिया, बेच भी दिया, जो बेचा है वो पार्शियल यूज में था, कि यार इसने मेरे बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो आपको, आप इंजॉय करेंगे। और अगर आप सोचेंगे यार क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो आप थकना शुरू हो जाएंगे। ओके, इसका नाम क्या होगा? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। दोनों वर्किंग बना दी। इस वर्किंग के साथ मैंने वर्किंग 1 का रेफरेंस लिख दिया, और लॉस ऑन डिस्पोजल इसके साथ में लिख दिया W2। ओके, कोई सवाल पूछने अभी भी है? इनिशियल लॉस मैंने किस पे लिया? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वो जो नई थी। पुरानी के ऊपर मैंने नहीं कैलकुलेट किया। व्हीकल जो थी उसकी जो, आप इससे हमें ये भी पता चला कि हमारी अगर वैल्यू जो है एसेट पार्शियली यूज हो, रिटर्न ऑन वैल्यू हम फुल पे ले रहे होते, वो पार्शियल नहीं करते। और दूसरा क्या था? गेन और लॉस का फॉर्मूला, सेल प्राइस टोटल लेंगे एसेट की, माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, माइनस डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड, वो भी हम इसमें करेंगे। कौन सा? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, ये जो गाड़ी बेची है हमने अज्यूम किया है, मैं क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ, हमने इसमें ये अज्यूम किया है कि ये जो गाड़ी है ये इसका हिस्सा थी, इसका, इसके ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू में ये शामिल थी। तो चूंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, तो इसमें से आप कॉस्ट तो माइनस नहीं कर सकते। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? उसने, हमने खरीदा कब था? 1 साल पहले। हम 15 जून 2019 को खरीद रहे हैं, बेच कब रहे हैं? 31 मई को इस साल। तो 1 साल की डिप्रिसिएशन मैंने इसमें से माइनस की। तो इसमें से पहले मैंने 8.5 लाख रुपया व्हीकल में से क्या किया? लेस किया। फिर जो वैल्यू आई उसके ऊपर मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज की, और फिर उसका 80% दिया। हमारा रूल यही है कि जो एसेट पार्शियल यूज होंगे, डिप्रिसिएशन आप पूरी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज ऐड करें। सही है? ये था। और कोई क्वेश्चन? तसल्ली से देखें। चले आगे। तो इसमें देखिएगा कि हमने डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की उसने अच्छी कैलकुलेशन करवाई थी। कब कब खरीदी है? 20 जून, यहाँ पे तो 2006। नहीं, आप इसी क्वेश्चन में देखें, हम वर्किंग के इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 2021 की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। टैक्स ईयर 2021 की कैलकुलेशन कब खरीदी गई थी? 15 जून 2019 को। हाँ, एक हो गया 2019, 2020। सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। तो ये जो 2019, ये गलती की है, ये पहले साल की डिप्रिसिएशन हो गई, फिर दूसरे साल की हम डिप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे। मैंने गलत कैलकुलेशन की, तो ये आएगा इंटू 0.15। तो फिर इसकी ये वैल्यू आएगी, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड कितनी थी? 30,000। यहाँ इंटू 0.8 लेंगे। 30,000 यहाँ डिसअलाउ थी, और ये भी डिसअलाउ थी। टोटल कितनी डिसअलाउ थी? ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आपकी माइनस होगी? ये वाली। और फिर यहाँ पर जाके जो डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड है वो ऐड होगी, 1 2 3, ये बस ये होगा, ये फर्क पड़ेगा। इनका क्वेश्चन ठीक था कि सर ये जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू हमें चाहिए, वो हमें इस साल की ओपनिंग चाहिए, और वो हमारी 2 सालों की बनती है। ये 2019 और ये 2020, ये हमारी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ये वाली थी। इसको माइनस होना चाहिए था डिस्पोजल में से।
पिछले साल हमें 80% की जो डिप्रिसिएशन अलाउ ये हुई थी तो 2019 के अंदर, और ये डिस अलाउ हुई थी। और फिर हमें इसमें डिप्रिसिएशन अगले साल कितनी अलाउ हुई, ये टोटल थी इसका 80% और ये हमें डिस अलाउ हुई। तो टोटल हमें जो डिप्रिसिएशन डिस अलाउ हुई है वो ये वाली। तो हमारे पास जो रिटर्न ऑन वैल्यू है जो डिस्पोजल हो रही है हमारी, कितनी हो रही है, ये वाली। तो इसको हमने पहले माइनस किया, इसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमने उसका 80% लिया। वर्किंग आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। ओके। मैंने यहाँ गलती ये की कि मैंने टैक्स ईयर गलत ले लिया। मैं अब बेच रहा हूँ इसको 2021 के अंदर, मैंने समझा पिछले साल लिया है, जबकि लिया आज से 2 साल पहले था। ये ईयर 1, ये ईयर 2 और ईयर 3 के अंदर मैंने बेच दिया। जिस साल लेते हैं उस साल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये था जी। ओके। लेकिन देखिए मैंने आपको बताया कि जो मैंने इससे पहले जो डिस्कशन की है, मैंने टोटल इग्नोर कर दिया कि ये वाली जो व्हीकल है ये कोई और है। ओपनिंग में से भी निकाल दिया, तो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सादा करके मैंने उसको कर दिया। ऑल्दो कि वो एज पर जो अजम्पशन खालिद साहब ने ली है, जो कि बनती भी यही है, कि अगर वो कह रहा है कि ओपनिंग एसेट की वैल्यूज ये हैं तो मुझे उसमें शामिल करना चाहिए उस वैल्यू को। हाँ, गेन चेंज हो गया ना। सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू, ये टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू भी गलत दी है ना। ये है, इतनी गलतियां कर रहे हैं। अब क्या हो गया हमें, अब तो गेन हो गया 83,000 का। देखिए आपने कहा जी एक वर्किंग करवा दें, तो आपकी एक ख्वाहिश के ऊपर मेरा सारा आपने क्वेश्चन जो है वो कर दिया। हो ठीक गया वैसे, रोलते गए हैं पर क्या से तो आई है। देखिए ना, कितनी डिवीजन अच्छी चल रही है। घर बैठ के आप इतना खप सकते हैं। आप जिस पॉइंट पे फंसेंगे ना, आप खालिद साहब का सोल्यूशन देखेंगे तो आप कहेंगे यार बस बड़ी हो गई। आप फॉरेन नेट पे जाएंगे, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ढूंढना शुरू कर देंगे, अमेरिकन यूनिवर्सिटियां ढूंढनी शुरू कर देंगे। ये दफा करो यार, ये काम मेरे बस का नहीं है। हमने ऐसे ही किए हुए, मैं सही बता रहा हूँ। चलें आगे। बिजनेस है जी, चले। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, सोचें, सोचना जरूरत नहीं है। और कैपिटल गेन है, शाबाश, कैपिटल गेन्स। ठीक है जी। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज 430 है, कितनी है वो, नहीं ध्यान से देखना है, अन्यवाही नहीं काम करना। 430 किस किस में है ना। 430 सिक्योरिटीज नहीं है। अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ मंजिल अ पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, ये 37 का है। ये है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो 250 सिक्योरिटीज का है, और डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनीज शेयर 430। सही है। ये कैपिटल गेन आ गया। और कैपिटल गेन में ये क्या है हमारे पास, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, ये आप जहन में रखनी है। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, अगर हम 2026 की या 25 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे, ये कब खरीदी गई हैं, उसने टाइम दिया होगा। अगर इसी साल हुई तो हम 15% ले लेंगे। ऑन शेयर इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग कंपनी यानी लिमिटेड आपको फीस 1 जनवरी 2019 में है। 1 जनवरी 2000, तो 1 जुलाई 2024 से पहले की है ना, वहां पर दो रेट से, एक साल के अंदर 12 15%।
तो 1 साल का तो वो खत्म हो गया ना अगर आज के दौर में देखें। तो बाकी क्या बचा। अब इफेक्टिवली देखा जाए तो हमारे पास जो सिक्योरिटीज आएंगी अगर 1 जुलाई 2024 के बाद वाली हैं उनका 15% होगा, और उससे पहले वाला 12.5%। ये जिंदगी आसान हो जाएगी। कि आप कैलकुलेट किया व्हीकल के डिस्पोजल के ऊपर, तो लॉस है सर वो फार्मूला के अगर नोट्स के ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है ना ब्रैकेट लगा के, उसका मुताबिक करेंगे 28,000 आ रहा है लॉस आ रहा है, और ये बुक के ऊपर भी ऐसे ही होगा, हमने वो 83,000 कर दी। सेल प्राइस 750 है। यस सर। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है इसकी। फॉर्मूले के अंदर बुक विद नोट्स के अंदर फॉर्मूला हम लिखा हुआ है टैक्स डब्ल्यूडीवी प्लस डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, फिर माइनस करेंगे सेल प्राइस में से, तो 28,000 का लॉस आता है। सेल प्राइस के अंदर से माइनस नहीं, वो सही कह रहे हैं कि ये जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो फार्मूला बनेगा सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। जब ब्रैकेट को खोलेंगे यही बनेगा, जब ब्रैकेट को खोलेंगे। देखे ना, गलती मान लेनी चाहिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ लेकिन जिद तो नहीं करनी चाहिए ना। बच्चा छोटा लेकिन उसने बात ठीक की, बच्चा छोटा लेकिन उसने बात सही की है भाई। ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो सेल प्राइस में से क्या करेंगे, माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो मैंने जब इसको ऐसे लिखा है तो वो गलती की है ना, या तो फिर मैं ऐसे लिखूं अपनी जैसे मैं किताब में लिख रहा हूं, मैं माइनस करके टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू लिखूं 722,500 और प्लस लिखूं। अगर तो मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर बेवकूफी तो ना करें, सही काम करें। गलती आप ही की रहनी है। लिखने की जगह नहीं। जगह खत्म हो गई है। देखिए बात बात पता क्या है, ये जो गलती कर रहे हैं ना ये आपको पास करवाएगी। जो बच्चा गलती आज नहीं कर रहा वो तकरीबन फेल ही होगा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। बात समझ आई ना। मिसाल है कि घर में मेरे 2 बेटे हैं, मैं एक ही बेटे को काम कहता हूँ यार तुम करवाओ, वो गलत करता है, उसको मैं रोज ही डांटता हूँ। एक मेरा बेटा काम नहीं करता, वो अपनी माँ को 1 महीने के बाद कहता है यार इसको बढ़िया तबीयत इसकी, पापा ने सही तबीयत साफ की है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। इन दोनों में अच्छा कौन है, जिसको डांट पड़ रही है ये जो वेला है। नहीं, ये काम कर रहा है, ये अच्छा है। वो जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कर ही कुछ नहीं रहा, उसे गलती भी नहीं हो रही। समझ आ रही। तो जो गलती कर रहा है ये ठीक है, पास इसने हो रहा है। समझ आ रही कि नहीं। नहीं, मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि घर में 2 बच्चे थे, एक बहुत खूबसूरत था उसका नाम चांद, वो छत पे चढ़ा रहता था, वो कोई काम नहीं करता था, उससे गलती भी कोई नहीं होती। और जो दूसरा था उससे गलती होती थी। तो मैं यही हमेशा कहता हूँ भाई जो गलत कर रहा है ये पास होगा, क्योंकि वो सीख रहा है। और जो कर ही नहीं रहा वो क्या है, चल है। आप भी कहीं चढ़ा दी इन्होंने। हाँ, इसको भी चढ़ा देंगे इंशाल्लाह। गलतियां होती हैं, इंसानों से होती है, माननी चाहिए। लें जी, उसके बाद क्या है हमारी इनकम फ्रॉम। कोई और रह गई है भाई, बता दो कि और भी, मैं हर बात पे। ठीक है, जब भी कहते सर तो मैं कहता हूँ ले भाई काम हो गया। एडिशनल पेमेंट 80,000। तो हमारी बिजनेस इनकम प्लस सेपरेट ब्लॉक ऑफ कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हमारी जी आ गई है। मैं इसको डबल लाइन से क्लोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें ज़कात नहीं है। तो यहां मैं लिखूंगा टैक्सेबल इनकम। आप कहेंगे सर अभी सेपरेट ब्लॉक को माइनस करना है, भाई सेपरेट ब्लॉक भी तो टैक्सेबल ही है ना, एग्जाम तो नहीं है। आप देखें ज़कात है,
वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, सेपरेट ब्लॉक एक ही है, वो क्या है? लेस डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, और इसको यहां से माइनस कर दें। अच्छा, अब इसको डबल लाइन से ना क्लोज करें। आप कहेंगे सर टिक जाए किसी जगह पर। अब चूंकि ये है मेरा आंसर, तो मैं इसको करूंगा, ये वाली। इसको आप लिख सकते हैं टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। और आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग, या खाली एक्सक्लूडिंग। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में सैलरी है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? नॉन सैलरी। नॉन सैलरी आखिरी स्लैब में फॉल कर रहा है ना। अब ये इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा 10%, क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से बढ़ गई है। अब इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। तो आखिरी स्लैब क्या है इसकी? 1610 प्लस 45%। मुझे आखिरी स्लैब इसकी याद है, 13.490,450 माइनस 4.1 बिलियन है कि 5.6 मिलियन है? 5.6 मिलियन। तो प्लस, और इसमें लिखेंगे आप एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। स्टूडेंट दो सवाल पूछते हैं कि सर ये सरचार्ज कब लेना है? जब टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से बढ़ जाए। सर ये 10% किसका लेना है? वो 10% इसका लेना है। ये दो चीजें। सरचार्ज कब लेना है? जब आपकी टैक्स एबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर जाए। और 10% लेना किसका है? इस टैक्स का। कहाँ लेना है? इधर ही लेना है, ये टैक्स का हिस्सा है। आगे सोचें, फुल टाइम टीचर है, फॉरेन सोर्स इनकम, डोनेशन, नो क्या हो गया है? लेस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। फार्मूला क्या है? टैक्स टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 13,490,450 मल्टीप्लाइड बाय डोनेशन। कितनी थी? 1 मिलियन। अगर 40% होती तो 40% ले लेते। 1 मिलियन मिलियन अप्रूव्ड को की है, उसमें 40% उन इदारों को की जो 13वें शेड्यूल में है, तो वो भी अप्रूव्ड ही है। सारी की सारी हमने अप्रूव्ड को की है, थ्रू क्रॉस चेक की है। दो आपके इदारे हैं, एक है 13 शेड्यूल में, उनको कर दे, या बाकी अप्रूव्ड को कर दें, सारी अप्रूव्ड है। उसने कहीं बताया कि अनअप्रूव्ड को कितनी की है? ये पहले था, अब उन्होंने उस सेकंड भी जाए उनको 13वें में डाल दिया आज। अब अगर ये एग्जाम आपको मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां 13 शेड्यूल लिखा होगा, अब सेकंड ही लिखा होगा। ओके। तो टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय, ये क्रेडिट मिल गया। अब यहां लिखते हैं विद इन लिमिट्स। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इसका 30% लें तो कितना आंसर आता है आपका? आपकी डोनेशन इसके 30%, 40 लाख बनता था ना, तो आपने डोनेशन कितनी दी है? 1 मिलियन। तो ठीक है, इसलिए आप यहां लिख देंगे विद इन, ब्रैकेट में लिख दें विद इन लिमिट।
कि ये जो मैंने 1 मिलियन लिया है ये बिल्कुल ठीक है। ये समझ आ रही है मैंने क्या लिखा विद इन लिमिट? यानी ये जो टैक्सेबल इनकम है उसके 30% से ज्यादा अगर होती 50 मिलियन इसका, तो फिर हम ये वाली अमाउंट ले लेते इस यहाँ पर, इस जगह पे। ओके। अच्छा जी, अब देखें, यहां देखना होता है आपने कि वो मिनिमम टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा। सेक्शन 113, वैसे इसने नीचे लिखा कि इग्नोर करें। वैसे अगर लगना होता तो क्या करते, सेल देखते, क्योंकि सेल का गिवन लाजमी है। इसमें सेल है 43 मिलियन की, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेल 100 मिलियन से ज्यादा होना जरूरी है। ओके। जैसे उसने कहा है आप इग्नोर करें। अब यहां आप करेंगे ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, और वो क्या है, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। वो कितनी है जी आपकी, 650 या 250? 250 इंटू 12.5%, वो ऐड करेंगे। अब कोई एडवांस टैक्स क्वेश्चन में गिवन था? अच्छा, यहां कभी भी आपने फॉरेन टैक्स का एडवांस टैक्स नहीं लेना, ये बात याद रहे, सिर्फ पाकिस्तान का हर चीज का लेना है। कोई है एडवांस टैक्स, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, टैक्स पेएबल विद रिटर्न। ये आप कर दें। इसमें हमें सबसे ज्यादा जिस चीज ने तंग किया है वो किया है डिप्रिसिएशन में, और वो पार्शियल यूज में किया है उसने। बाकी चीजें ठीक थी, आपने सबसे ज्यादा गलती वहां की है, आप नहीं करनी। ओके। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन को जो आपके उस्ताद का तरीकेकार था वो ये था कि मैं क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन बंद करके फिर मैं क्वेश्चन को गौर से पढ़ता था। क्या था जी इसमें क्वेश्चन में, ये वाला, ये वाला था कि यार क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था, क्वेश्चन में सेल 43 मिलियन की थी, वैसे भी उसने बताया हुआ था कि इसमें मिनिमम टैक्स नहीं लेना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर को मैंने स्टार्ट किया और उसने मुझे बता दिया कि इसमें अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ये वाली है। इस क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज नहीं थे, सोचना है ब्रॉड फॉरवर्ड। और उसके अंदर भी सेक्शन 22 का पार्शियल यूज ऑफ एसेट था जो हमने डिस्पोज ऑफ किया, तो उसको भी मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। उसके बाद एक एसेट उसने गाड़ी जो है डिस्पोज ऑफ की थी जिसकी मैंने कैलकुलेशन की। एक उसने सैलरी पे कर दी थी 40,000 की जो कि कैश में कर दी, जबकि लिमिट कितनी थी 32,000 की। एडमिन एक्सपेंसेस में उसने सेक्शन 26 को टेस्ट किया था कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, एक प्लॉट खरीदा था जो गलती से मैंने कहाँ डाल दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, जो कि अलाउ नहीं था। उसके बाद मैंने एम्प्लॉयज के लिए ईद उल जुहा पार्टी मनाई जो कि अलाउ नहीं थी। ये एंटरटेनमेंट कौन सी है, लॉ ने कौन सी कही है, इदारे के अंदर या एक बंदा बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयज वहां पर है, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, एम्प्लॉयज की मीटिंग्स हो, तो इदारे के अंदर बिजनेस पर्पज के लिए थी। ये तो बाहर जाके आपने बकरे जबा करने शुरू कर दिए, तो इसलिए भी ये नहीं था। आज कहाँ गॉड 2,25,000 का आने गोड्स लिखा हुआ है, वो मेमनियां ही होंगी छोटी छोटी। राइट, डोनेशन जो थी, डोनेशन तो अलाउ हो या ना हो, क्रेडिट डिस अलाउ होती है वो। डोनेशन के ऊपर आपको क्रेडिट मिले या ना मिले, पहले क्या होता है, वो डिस अलाउ होती है। इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंडिचर मैंने ऐड बैक कर दिए। अदर इनकम में मेरी इनकम शामिल थी जो कि मेरा रिफंड था, वो तो वैसे ही इनकम नहीं होती। टैक्स ना तो एक्सपेंस होता है ना ही इनकम होती है। तो उसमें 80,000 मुझे डिलेड रिफंड मिला था जो कि मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया। कैपिटल गेन के अंदर मेरी सेपरेट ब्लॉक की इनकम भी थी और प्राइवेट कंपनी की भी थी, उसको भी मैंने यहाँ पर कंसिडर वो किया। ये था वो क्वेश्चन।
एडवांस टैक्स दिया कैश के अंदर, सर एडवांस कहाँ टैक्स है? अगर कहाँ है? 25,000 भी होता, कहाँ पे है? सर सैलरी वाला 40,000 उसने दिया था, 40,000 दिया था सर, ये वाला, ये वाला? यस सर। हाँ, के अंदर सर वो तो क्या है, एडवांस के अंदर उसने अगर 25,000 भी होता वो तो अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए दिया था, या अगले टैक्स पीरियड के लिए क्या है, तो वो इनका तो सवाल ये है कि अगर ये उसने चेक के थ्रू दिया होता तो क्या फिर अलाउ था ऐसे करने? यस सर, अगर अगर ये 25,000 से लेस कैश जो वो लेस होता। नहीं नहीं, पहले ये करते हैं कि अगर ये कैश में ना होता, ये चेक के थ्रू होता और ये एडवांस सैलरी होती, एडवांस सैलरी होती, पहली बात है कि अकाउंटिंग का ये एक्सपेंस होता ही नहीं है। अकाउंटिंग में जब आप अपने एक्रूअल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आप एंट्री सैलरी डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट नहीं करते, आप एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं क्योंकि ये एडवांस होता है, ये आपकी बुक में एसेट डिक्लेयर होता है। ओके, यस, ये सैलरी, अकाउंटिंग में इसको एक्सपेंस नहीं गिनते, अकाउंटिंग में इसको एक्सपेंस इस ओके। लेकिन टैक्स के अंदर जो सैलरी एक्सपेंस है सेक्शन 13 जो है वो इसको इनकम डिक्लेयर करता है, तो टैक्स के अंदर आप इसको एक्सपेंस गिन सकते हैं। यानी यहाँ कैश की बजाय अगर क्रॉस चेक होता तो मेरा ये एक्सपेंस टैक्स में ठीक था, पहली बात तो ये, पहली बात तो। अब आप सवाल करेंगे क्या आपका क्वेश्चन? तो उसने एडवांस के अंदर दिया है ना, तो एडवांस सर मतलब ऐड ही नहीं होगा प्रॉफिट के अंदर भी, पहले लेस हुआ हुआ है एडवांस, क्योंकि ये टैक्स ईयर के अंदर जाके दोस्तों। मैं कहता हूं अगर यहाँ क्रॉस चेक होता तो टैक्स में मेरे मुताबिक ये ठीक है, क्योंकि सैलरी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो रही है ना, तो अगर एम्प्लॉय की इनकम है तो मेरा एक्सपेंस भी तो गिना जाएगा ना। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि आप कहें नहीं सर चूंकि मैं अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहा हूं, मैं बिजनेस की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैं इसी पे लूंगा, तो आपका जवाब ठीक है। फिर आपका जवाब, आप कहते हैं सर चूंकि मैं सेक्शन 32 33 34 मैं अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहा हूं, एम्प्लॉय मेरे से सेपरेट है, तो एम्प्लॉय की सैलरी में ये एडवांस जो है वो सैलरी गिना जाएगा, लेकिन मेरी जो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस इनकम है उसमें इसको एक्सपेंस नहीं। यानी आप फिर आपके कहेंगे कि ये 40,000 रुपया जो एडवांस सैलरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये कैश में दिया जाए या बैंक के थ्रू दिया जाए, चूंकि मैं अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहा हूं, ये एक्सपेंस नहीं बनता, ये एक्सपेंस नहीं बनता। दोनों सूरतों में इसको माइनस करना चाहिए था। सही है? और कोई सवाल? अच्छा चलें, ये हो गया। अब एक काम करते हैं कि मैं इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, अब आपने सोच के मुझे बताना है कि इसका करना क्या है। ये करवा तो नहीं दिया मैंने? तो यार ये आप करवा ही ना दिया होगा, आपने किया कि नहीं किया? ये पिछले साल मैंने करवाया होगा ना ये वाला। अब आपने ना सोच के, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। इस क्वेश्चन के अंदर जो चीजें मौजूद थी, इश्यू तो नहीं है। अब ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है मार्च 2021 का, मैं मार्च 2021 यहां से ले लेता हूं, स्प्रिंग 2021। यही है ना, मोहम्मद असकर वाला? ये कुछ और है? यही है। यही है, चलें। अच्छा आपने, अब सोचना है मुझे, हर एक का ट्रीटमेंट सोचना है कि आपके जहन में उसको पढ़ के क्या आ रहा है मुझे। अगर आप 70 80% भी चीजों को ले रहे हैं ना तो फिर आप इंशाल्लाह ताला सही जा रहे हैं। चलते हैं जरा रिक्वायरमेंट देखते हैं। कौन सा है ये? मार्च 2021 का क्वेश्चन। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर, ये यहां से शुरू होनी चाहिए। इग्नोर मिनिमम टैक्स, हम कहते हैं कि अगर ये लाइन ना होती तो फिर क्या होता? शाबाश। शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन टैक्स रेट्स आर गिवन ऑन द लास्ट पेज, बिल्कुल ठीक है। रिक्वायरमेंट वही है, टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। इसको ध्यान से पढ़ा करें, अगर उसने ये चीज नहीं मांगी
तो फिर आपने इसको कैलकुलेट नहीं करना, अज्यूम नहीं करना किसी चीज को पेपर में खुद से ही, यार मुझे पता है क्या मांगा हुआ है, मैं हर फन मौला हूँ, मैं अभी सबको क्वेश्चन करवाता रहा हूँ, इट्स ओके। फिर आप ही बाद में बैठ कर रो रहे होंगे, बाकी सारे दोस्त पास होंगे। जिसको आपने पेपर करवाया हो वो पास हो जाए ना, ये बड़ी तकलीफ होती है इस चीज की। मोहम्मद असगर ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हमने पढ़ लिया, मैंने नॉर्मली मैन्युफैक्चरर को कहते हैं। असगर एंड कंपनी एसी। अब एसी जहां भी आएगा तो इसको एयर कंडीशनर नहीं समझना प्लीज, क्योंकि एयर कंडीशनर भी एसिड भी होते हैं। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये कभी लाइन पढ़ी है आपने सेक्शन 21 में? यस सर। सेक्शन 21 में आया था, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक वर्ड आया था। उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर लॉ ने लिमिट लगाई हुई है कि एक्चुअल और 10% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर। आपको जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो उसकी सेल के 10% से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट फॉर ईयर एंडेड, ध्यान से अब देखिएगा, ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है। टर्नओवर ठीक है, कितना 320 मिलियन, इसका मतलब ये है कि असूलन इसके ऊपर सेक्शन 113 लगना चाहिए, क्योंकि इसका टर्नओवर 100 मिलियन से बढ़ गया हुआ है। उसका कितना था? फार्म, हाँ ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर, मैंने अभी यही कहा है कि 113 लगेगा। अगर उसका रेट कम है, मेरा ख्याल 0.25 है, 1.25 की बजाय, तो इसलिए उसने कहा इग्नोर कर दे उसे। कॉस्ट ऑफ सेल, एडमन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, टोटल हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये वाला आ गया। मैंने कहा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, आप 0 0 नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे उसने तमाम अमाउंट्स पूरी दी हुई है, ये गलती नहीं करनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड से क्या मुराद है? देखें अब पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड रॉ मटेरियल ऑफ दिस, माइनस हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, माइनस हुई हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड प्रोविजन फॉर दिस, ये माइनस हुई हुई है। ये अकाउंटेंट ने 3 अमाउंट्स माइनस की हैं। अब देखना क्या ये माइनस होनी चाहिए या नहीं। पहली चीज, रॉ मटेरियल 780, नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। परचेज है ना, परचेज और रॉ मटेरियल जो है, तो इसका क्या करेंगे? नहीं, पहले बेटा पहले इसकी रिवर्सल डालें, पहले इसको क्या करें? राइट, अलाउ कितना था ये? 20%। हमने पहले सारा डिसअलाउ कर दिया ना, तो 80% अलाउ था इसका। तो फिर आप क्या करें, इसका दोबारा -80% इसका वो कर दें, या दूसरा तरीका वही है कि इसका 20% एड बैक कर। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका डायरेक्ट 20% एड बैक कर दें, क्योंकि बाकी अगर आप कहीं भी टैक्स नहीं काटेंगे तो सारी अमाउंट डिसअलाउ होगी, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के केस में लॉ ने 20% डिसअलाउ किया हुआ है। कितना किया हुआ है? 20%। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा इसको ना भी करें, क्योंकि अगर उसने नीचे कुछ ना दिया, नॉर्मली ये एड बैक ही होती है। अब कर दें ऐड बैक, छोड़ें इसको, करें ऐड बैक ना, अभी तो करना ही इसको ऐड पे था, तो ऐड बैक कर दें। प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री, ये भी ऐड बैक है, क्योंकि प्रवीण टैक्स में अलाउ, तो प्रवीण को बाहर ही रखें। एडमन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, पहले पढ़ना सीखें, इंक्लूड 675, ये ऐड हुआ है। इंक्लूड रुपीज दिस, इंक्लूड रुपीज दिस, ये 3 अमाउंट उसमें शामिल है, 3 अमाउंट उसमें शामिल है, मींस ये भी माइनस हुई है, ये भी माइनस हुई है, ये भी माइनस हुई हुई है। ओके, पे टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज, वही बकरे वाली बात आ गई। तो ये सिर्फ ऐड होगा
माइनस हुआ ना, ट्रीटमेंट क्या होगा 675 500 आप ऐड बैक करेंगे। पेड एज अ पेनल्टी टू अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर डैमेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बैचेस लेबोरेटरी टेस्ट एंड इन दिस इन द वैक्सीनेशन, ये अलाउ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि पेनल्टीज फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ डिसअलाउ होती हैं, ये डिसअलाउ नहीं। दिस पेड एज अ डोनेशन टू हॉस्पिटल ऐड बैक कर दें और यहां पेपर में लिख दें कि इसकी टीसी करनी है, राइट। इसका टैक्स क्रेडिट लेना है, टैक्स क्रेडिट में जाके देखेंगे कितने परसेंट हमने इसको करना है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अ रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख, द रिवॉर्ड वाज पेड इन कैश टू वन ऑफ द सेलमैन, इसको ऐड बैक करेंगे क्योंकि सैलरी आप किस में दे सकते हैं 32,000 तक दे सकते हैं, ये ऐड बैक कर देंगे। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ दिस, ऐड हुआ है। अदर इनकम इंक्लूड गेन ऑफ दिस ऑन सेल ऑफ शेयर, ये भी ऐड हुआ है, राइट। पहले इसको देखते हैं, डिविडेंड है, ये दो आइटम उसने बताई ऐड हुई हैं। क्या डिविडेंड आपका बिजनेस इनकम है? ये तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है। इसको ऐड करेंगे, पहली बात इसको लेस करेंगे, लेस। पहले तो जो रिवर्सल डाले ना, ये गेन कैपिटल गेन है, इसको भी क्या करेंगे आप लेस करेंगे 660 को। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि सर अभी ये हो रहा है, प्रैक्टिस के साथ होती है ना चीजें। अच्छा, अब इसका पहले टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं। दिस अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात। तो मैंने क्या तरीकेकार आपको बताया है, जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे तो आप 174 में ज़कात को क्या करेंगे ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.85 के ऊपर, तो क्या अमाउंट आएगी आपकी, डिविडेंड आ जाएगा। इस डिविडेंड को पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे, उसके बाद जाके आप सेपरेट ब्लॉक के तौर पे इसको माइनस करेंगे, फिर इसका आप टैक्स लेंगे, राइट। और फिर टैक्स जाके एडवांस टैक्स में से माइनस करेंगे, और जो ज़कात है 30,000 इसको टोटल इनकम में से माइनस करेंगे। 6 ट्रीटमेंट होंगे इस लाइन के। पहला ट्रीटमेंट, ये जो अमाउंट बिजनेस में घुसी हुई है इसको लेस करेंगे, टैक्स ऐड है इसका टैक्स ऐड टैक्स ऐड करेंगे ना, वो लिखा तो है मैंने, ये वाला 6 ट्रीटमेंट बनते फिर कैसे 174 को सबसे पहले तो यहां से निकाले ना, 8.5 पे डिवाइड करके फिर उसमें ज़कात ऐड नहीं करनी। नहीं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो फिर उसको डिवाइड करने के बाद ज़कात ऐड करेंगे। उसका तरीकेकार क्या है, डिविडेंड और ज़कात दोनों क्या होते हैं हलाल, तो हलाल चीजों को मिला दें। तो सूद और ज़कात क्या होते हैं हराम, तो जब सूद की कैलकुलेशन करते हैं तो वो ये करते हैं हम, अगर यही सूद होता 174 तो मैं इसको करता 0.85 और फिर इसमें मैं 30,000 ऐड करता, तो फिर मेरी टैक्सेबल अमाउंट आती। ओके, असूल इसका यही है। तो ये प्रॉफिट का असूल है। ट्रीटमेंट सेम होगा, ट्रीटमेंट वही होगा कि पहला रिवर्सल डालें, नंबर 1, ये बात सुनिएगा, पहले क्या डालनी है आपने, स्टेप नंबर 1, आगे मैं इसको जरा रेड कलर में करूं, स्टेप नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके डिविडेंड को डिक्लेयर करें, फिर सेपरेट ब्लॉक में जाके माइनस कर दें, फिर इसका टैक्स ऐड करें 15%, और फिर उसका वो जो एडवांस टैक्स है वो एडवांस टैक्स में जाके माइनस कर दें, और ज़कात को क्या करें टोटल इनकम में से माइनस करें। तो कितने ट्रीटमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इस लाइन के आपने 6 ट्रीटमेंट करने थे अपने एग्जाम के अंदर। डिविडेंड को डिविडेंड के अंदर ऐड करना था, बाद में माइनस करना था। अभी मैं आपको इसका वो दिखाता हूं, नहीं सोल्यूशन नहीं, मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूं, वो जो तवीज है ये। आपने सबसे पहले इसको, यहां कितनी अमाउंट आनी थी बोलिएगा जरा, 174 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 0.85, यहां कितनी आनी थी 2,40,000, आप यहां लिखते
फिर आप यहां पर लिखते 30,000 जाके ज़कात को माइनस करते हैं, राइट। और फिर आप यहां पर जाके डिविडेंड किधर गया, ये यहां पर जाके आप 240 को पहला ट्रीटमेंट आपने ये किया कि बिजनेस इनकम में जाके यहां आपने 174 को माइनस किया, 1 2 3 4। अब पांचवा क्या करेंगे, जब इसका टैक्स आएगा डिविडेंड का, आप लिखेंगे 240। अब टैक्सेबल इनकम लिखनी है, ध्यान से क्या लिखनी है, टैक्सेबल इनकम आपने ये लिखनी है, इसको इनटू 15%, कितना आएगा 20। 36,000। यार गुस्सा क्यों करते हैं, ये ऐड करेंगे और यही 36,000 यहां पर जाके लेस कर देंगे एडवांस टैक्स के तौर पे। ये क्वेश्चन हमने असाइनमेंट, हाँ जी, ये क्वेश्चन किया था असाइनमेंट में। ये क्वेश्चन किया हुआ है असाइनमेंट। कर लिया हुआ है, तो कपा क्यों रहे हो, आप गान से भी कर लिया हुआ है आपने। किया था। असाइनमेंट में दिया था ना, आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, डिस्कस कर रहा हूँ फिर मैं। गेन ऑफ रुपीज, अच्छा जी, अब इसका आ गया प्राइवेट कंपनी इन दिस 60% ऑफ द शेयर आर ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, एसी परचेज दी शेयर इन दिस, है प्राइवेट कंपनी लेकिन उसके 60% शेयर जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो ये क्या हो गई 37A हो गई। इसका भी वही होगा कि पहले ऐड करेंगे, बाद में सेपरेट ब्लॉक के माइनस करेंगे, और जो आपको गेन हुआ 660 का, उसका 12.5% टैक्स ऐड करेंगे। इसके 3 ट्रीटमेंट होंगे इस लाइन, पहला 4 बल्कि, पहला इसको माइनस करेंगे, बिजनेस में से निकालेंगे, फिर इसको कैपिटल गेन में ऐड करेंगे, फिर सेपरेट ब्लॉक में से माइनस करेंगे और फिर इसका टैक्स लेंगे। इसका एडवांस टैक्स नहीं बताया गया तो अज्यूम नहीं करेंगे। ओके, यस सर। अदर इंफॉर्मेशन, अब देखिए यहां उसने अदर इंफॉर्मेशन दी है, ये बात गौर से सुनने वाली है। इसका मतलब ये है कि वो हमें नहीं बता रहा कि मैंने ये वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट की हैं या नहीं की, यहां जजमेंट रिक्वायर्ड। ऊपर वो क्लियर कट कह रहा था कि इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूड, ये बात वो कर रहा था, यहां नहीं बता रहा। यहां बता रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। ओके, A second-hand plant was imported from France at a cost of 25 lakh. Withholding tax of this was deducted at import stage. क्या समझ आई, प्लांट इंपोर्ट किया है, क्या इसके अंदर वो कॉस्ट शामिल है या नहीं है। The plant was installed in the month of September. AC incurred rupees, ये AC क्या है, एयर कंडीशनर नहीं है, 375 on the installation of plant which is included in the admin and distribution expenses. ये है बात। अब उसने बताया कि ये एडमन और शामिल है, तो वहां क्या करेंगे, यहां पर जाके आप वहां इनकम में लेस हुआ है ना, ऐड कर देंगे 370, क्योंकि ये कॉस्ट, लॉ ये कहता है कि जो आपकी प्लांट को चलने तक की जो कॉस्ट होती है उसकी फ्रेट भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा होती है, सेक्शन 76 कहता है। तो इसलिए दूसरा इसका ये करना था कि आप 25 लाख इसमें 375 करेंगे तो ये प्लांट की कॉस्ट आ जाएगी। इसके ऊपर पहले आप इनिशियल अलाउंस लेंगे, ये भी आपका एक्सपेंस है, और फिर इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी लेंगे। तो इसके अंदर हमें एक इस लाइन ने जाके बताया कि इसने जाके हमारे पीएलएस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट किया हुआ है, तो वहां पर जाके हमने उसकी जो कॉस्ट है उसमें से इसको ऐड करना था। नहीं समझ आ रही, और इसकी डिप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस हमें चाहिए था। प्लांट सेकंड हैंड है लेकिन पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है। Pre-commencement expenditure of this were charged to accounting profit and loss for the year this, प्रॉफिट को हिट हुआ है। However, for tax purposes it has to be amortized, ये ना भी लिखता ना लाइन तो हमें इसको amortize करना था,
तो इसको क्या करेंगे, पहले पहले आप इसको ऐड करेंगे और फिर इसका 20% आप एंड पे जाके लेस करेंगे, जहां डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इनको भी आपने बाद में माइनस करना। टैक्स डिप्रिसिएशन अदर देन इंपोर्टेड प्लांट वो ये है, इसको भी बाद में लेस करेंगे। इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय द कस्टमर ऑन एडवांस इनकम टैक्स वाज दिस एंड दिस, ये आपका एडवांस टैक्स है दोनों, और इसके अलावा कोई चीज तो नहीं है। ये था क्वेश्चन। देखिए बार बार कह रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन करते हुए गलती हो सकती है, मेरे से भी होती है, एग्जामिनर आज जो सोल्यूशन पढ़े वहां भी गलती हो जाती है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आपका काम ये है कि चीजों को प्लेस करना सीखें। क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, चीज ऐड हुई है, माइनस करनी है नहीं करनी, एज पर रूल कैसे लेकर चलना है। तो दो क्वेश्चन अभी आज हमने किए हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। कल हम रिटर्न असेसमेंट और अपील को करेंगे, छुट्टी नहीं मारनी आपसे, मेरी दरख्वास्त है। 8 बजे क्लास शुरू होगी हमारी। रिटर्न असेसमेंट एंड अपील जो है उसको हम करेंगे। रिटर्न असेसमेंट और अपील को दोबारा एक दफा रिवाइज भी करेंगे हल्का सा, और फिर उसके पास पेपर को लेकर चलेंगे। एक स्टूडेंट ने कहा था सर उसका मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, भाई मैंने अभी पास पे, आपने याद कर लिया रिटर्न असेसमेंट और अपील, 10 नंबर का एरिया है, कितना है? आज ये क्वेश्चन करें और रिटर्न असेसमेंट और अपील को फाइनल करके कल मेरे पास आए, उसकी समरी से फाइनल। मैंने आपको एक स्लाइड भी शेयर की हुई है, याद है आपको? मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे सर जाने दें कि नहीं, मैंने आपको एक समरी एक स्लाइड की शक्ल में दी हुई है, वो गूगल ड्राइव में मैंने प्लेस की हुई है। कहाँ है? मैं कहाँ काम करवाता हूँ उस प्लान में? ये आप इन स्लाइड्स को रन करेंगे ना, यस तो आपका 90% जो है वो मसला हल हो जाएगा। ये देखिए, किसको रिटर्न फाइल करनी है सोचें। रिटर्न फाइल करनी थी, नहीं, ठीक है। रिटर्न फाइल करनी थी, यस, फाइल कर दी है। रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और नॉट, डेट क्या है रिटर्न की ये लिख दी। रिटर्न फाइल कर दी है, यस। फिर क्या होगा, कंप्लीट है या नहीं है? जी यस, कंप्लीट है। आपका ऑडिट डीम टू बी असेस समझी जाएगी। रिवाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल रिवाइज का ये तरीकेकार है, ठीक है। कब कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए? ऑडिट हो सकता है अगर रिटर्न कंप्लीट भी है तो। ऑडिट कौन करेगा? उसके तरीकेकार एफबीआर भी कर सकता है, कमिश्नर भी कर सकता है, राइट। आपकी अमेंडमेंट हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। रिटर्न बेशक कंप्लीट हो, उसकी अमेंडमेंट भी की जा सकती है। आप चाहें तो एओसी में चले जाएं, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी में चले जाएं, ठीक है। अगर वो आप मुतमिन है अमेंडमेंट से तो टैक्स जमा करवा दें, ठीक है, एंजॉय करें। अगर मुतमिन नहीं है तो किस में चले जाएं? अपील में। अपील कितनी है आपकी? कमिश्नर अपील, पैरेलल ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या एडीआर, राइट। अगर रिटर्न नहीं है कंप्लीट तो क्या होगा, नोटिस आ सकता है। कितने दिनों में आ सकता है? रिटर्न कंप्लीट करें और रिटर्न जमा करवा दें, फिर आप उसी चक्कर में पड़ सकते हैं। अगर आपको नोटिस आया, आपने रिटर्न नहीं जमा करवाई, तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, राइट। उसका तरीकेकार, अगर उससे मुतमिन नहीं है तो अपील में चले जाएं, राइट। रिटर्न कंप्लीट नहीं है तो उसका भी नोटिस आपको आ सकता है। और अगर आपने रिटर्न कंप्लीट नहीं है, नोटिस का कंप्लाई नहीं किया, तो फिर भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है आपकी। ये कुछ असेसमेंट की टाइप हैं। डिसकंटिन्यूड बिजनेस
तो 90-95% मैंने ये आपके सामने, तो आप इसको देख देख के आपने याद करना है। अच्छा ये वाली चीज थी, ये थी, मैंने पूरा चैप्टर एक पेज के ऊपर समराइज कर दिया हुआ है। देखें ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि सर काम ज्यादा है, तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कम है, ये कॉमन चीज है, हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है, आपके सामने जिंदा मौजूद हूं, राइट। ये मुश्किल वक्त होता है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी, ये दुनिया का मॉडल यही है, इसमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। नींद खराब होती है, आपके दोस्त आपको कॉल करेंगे, वो क्या कर रहे हो यार, आ जा यार फला जगह चले। इन दिनों में मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था तो मैं सोचता था कि अम्मी को काम कहे तो मुझे वही बहाना मिल जाए बाहर जाने, मैं खुशी खुशी काम करता था। अपनी मैं आपकी सेंटिमेंट्स बता रहा हूँ, लेकिन एंजॉय भी है, मज़ा भी है। फिर 4-5 साल आप औखे होके गुजार लेंगे तो बाकी ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। आज एंजॉय कर लेंगे, ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा बेड़ा गर्क कर ले, बाकी ठीक हो जाएगा, और पहले में एंजॉय कर लें, अगला बेड़ा गर्क हो जाएगा। बुढ़ापा अगर आप तंग गुजरे तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपके बीवी बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। आज आप अकेले मेहनत कर सकते हैं, बीवी बच्चों की मौजूदगी में मेहनत करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अभी मेहनत आपकी ये है, आप कर सकते हो क्योंकि अकेले हो, जानदार हो, जवान भी हो, लेकिन जब बाद में क्या होना चाहिए, आपकी आपकी मेहनत शिलिंग होनी चाहिए और रिवॉर्ड बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आज आपकी मेहनत ये है, राइट, तो बाद में आपकी मेहनत क्या होगी, ये वाली, और रिवॉर्ड क्या होगा, ये। मेरी उम्र में जाके आपकी मेहनत कम और रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, और अगर आपकी मेहनत बढ़ गई और रिवॉर्ड कम हुआ तो फिर आप भी किसी सड़क पे जाके क्या होंगे, ओए बना मेरी वीडियो, वो आ गई फलानी, राइट। चढ़ा दिए नु। फिर ये वाले हालात। समझ आ रही है, क्योंकि उसमें आप देखें ना, उन साहब ने एप्रन पहना हुआ है बारिश के अंदर, मोटरसाइकिल में, कितनी उसको कितनी तकलीफ है इस उम्र में जाके, कि गाड़ी भी नहीं है, बारिश भी हो रही है, और उसने बारिश के लिए अपना इंतजाम भी किया हुआ है, और नीचे जनाब ऐसे वीनस का शहर चल रहा है। आपको मैं ये जो पिछला महीना डेढ़ गुजरा है तो मुझे तो लगा जैसे वीनस जाने की जरूरत ही नहीं है इटली देखने, बस कश्तियां नहीं थी यहाँ पे, बाकी तो जल थल हो रही थी। ये झील जनाब, जैसे झील सैफुल मुलूक होती है, ये झील जो थी वो पैरागॉन थी, ये झील मॉल रोड थी, मुख्तलिफ झीलों आप क्रॉस करके आपको है ना। तो ये चीज है, तो ये याद रखें, इस वक्त मेहनत कर सकते हैं, करें, बुढ़ापे में फिर मेहनत बहुत नहीं होती, जिस्म कम होता है, ठीक है। और तो नहीं करना क्वेश्चन, जी पूछे। म्यूचुअल फंड्स का सीधे कुछ ना। म्यूचुअल फंड की पहले वक्त होता था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होता था, अब वो खत्म हो गया हुआ है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, कोई क्रेडिट नहीं मिलता, और अगर मिला हुआ है और आपने उसकी कोई ऐसी हरकत की है तो रिवर्सल पड़ जाती है। म्यूचुअल फंड की डिस्पोजल का वर्ड नहीं होगा, वहां रिडीम का वर्ड मिलेगा आपको। म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वहां रिडम्पशन मिलेगा, वहां डिस्पोजल का वर्ड नहीं मिलेगा, होगा म्यूचुअल फंड रिडीम, मीन बेच दिए हैं, वापस कर दिए, सेल प्राइस वही सिक्योरिटीज है, और रेट उसका कम है, मेरे ख्याल 5 या 10%। सेपरेट टू अकाउंट। सेपरेट ब्लॉक में है, रेट कम है, सिर्फ ये दिखा हुआ, ठीक है।